पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हम सब ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ हम चौथी क्लास है, तीसरी क्लास है, अंगूठा छाप है या बहुत बड़े डिग्री वगैरह हमने लिए हुए हैं, जो कुछ भी XYZ है वो सब जीरो है। खुशी हुई सुन के सबको? क्योंकि जो लोग पढ़े हुए लोग जब कहते हैं कि मेरा एजुकेशन इतना है, इतना इतना है, और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हुआ होता है तो उसके मन में एक हलचल होती है। ये स्टेज पर इसलिए है क्योंकि इनका एजुकेशन ज्यादा है, इनकी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि इनका एजुकेशन इतना है। अरे मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो 10वीं हूँ, मैं तो 7वीं हूँ, मैं तो 4थी हूँ। लेकिन हमारा एक सिस्टम ऐसा है जहाँ पर आप कम पढ़े लिखे भी है, अंगूठा छाप भी है, कोई मायने नहीं रखता। चाहिए तो सिर्फ आप में एक जुनून चाहिए, काम करने की एक लगन चाहिए, आपके आंखों में सपने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप में जिद होनी चाहिए। तो क्या आप सभी लोगों में ये चीजें हैं? यस। ये है? यस। उधर से आवाज नहीं आ रही है, महिला कह रही है यस और पुरुष सिर्फ इससे ज्यादा हेवी ये है। तो क्या है आप लोगों में ये इच्छा शक्ति? तो फिर एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक ही बात याद रखिए कि ताली जब भी बजानी है बिल्कुल जोरों शोरों से बजनी है, क्योंकि हमारी तालियों से हम खुद ही चार्ज होने चाहिए, दूसरा व्यक्ति नहीं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो तालियां जोर से बजाइए। सर थोड़ा बोर्ड आप यहाँ पर अगर रख देंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। परिचय देना चाहती हूँ मैं मेरा नाम अपर्णा फुलझले है। हिंगन घाट में जिला वर्धा, वहाँ से मैं रहती हूँ, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। पूरा हिंगन घाट RCM सिटी के नाम से जाना जाता है और पिछले 4 सालों से मैं इस सिस्टम को, इस बिजनेस को सीख रही हूँ, जी रही हूँ और सीखते सीखते इसे शानदार तरीके से जीते हुए इसे कर भी रही हूँ। और RCM बिजनेस करने के पहले का थोड़ा एक मैं बता दूं कि क्यों मैं RCM में आई, ऐसी क्या चीजें थी जिससे मोटिवेट हुई, जिससे इसे लगा कि इसे बिजनेस के तौर पर हमें करना चाहिए। जैसे तनवीर दीदी ने कहा कि वो कुछ करना तो चाहते थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन शादी के बाद महिलाओं की कुछ अलग समस्याएं शुरू हो जाती है, घर में रहना पड़ता है कुछ दिनों तक, फिर बाद में बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए घर पर रुकना पड़ता है, और जितने भी लोग हमारे घर में आते जाते हैं मेहमान, वो बस एक ही बात ध्यान में रखते हैं कि ये महिला ये पढ़ी लिखी तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, क्या कर रही है, घर में तो है, बर्तन तो मांजती है, और क्या करती है, पढ़ी लिखी होकर क्या मतलब है, ये कहना मतलब लेडीज के लिए रहता है। और जब वो अगर चाहे कि उसे बाहर निकलना है किसी काम के लिए, तो वही सब लोग ये कहते हैं तू अगर बाहर काम करेगी तो घर कौन संभालेगा, घर में बच्चों को कौन संभालेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जरूरत पहले घर में है, तुम घर में रहो। कुछ इसी तरह का सभी महिलाओं के जैसे मेरे साथ भी था। मेरा एजुकेशन अगर कहूँ तो MA BEd है, MA इकोनॉमिक्स में हुआ है, साथ ही MA पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, लेकिन उसमें मैंने सेकंड ईयर नहीं किया था, कुछ कारण वैसे थे। और जब पढ़ रही थी मतलब एक जनरल एवरेज फैमिली में से मैं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। ऐसे पापा के घर का भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, पापा एक फार्मर थे, खेती करते थे, लेकिन ठीक थे हम फैमिली में से इकोनॉमिकली। वहाँ तक MA तक मेरा एजुकेशन हुआ, उसके बाद शादी हुई। लेकिन जब MA में हम लोगों मेरी पढ़ाई शुरू की, इकोनॉमिक्स का था, इसलिए क्लासेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस सर की यहाँ शाहू सर थे, उम्र में मुझसे भी वो कम थे उस वक्त, और उनके पास हमारी ट्यूशन थी, और उनके सिखाने का तरीका ऐसा था, क्योंकि ग्रेजुएशन तक हम लोगों ने उस तरह के सर, उस तरह का पढ़ाई हम लोगों ने नहीं देखा था। ग्रेजुएशन तक तो मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, फर्स्ट क्लास में भी मैं ग्रेजुएशन तक नहीं आई थी, सच बता तो 59 तक हमेशा रहते थे परसेंटेज। लेकिन जैसे ही MA में आए, सर का पढ़ाने का तरीका इतना खास था, इतना स्पेशल, इतना अलग था कि इकोनॉमिक्स जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसे उन्होंने फेवरेट कर दिया। सिखाते वक्त तो वो अपने हर एक कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करते थे, एक एक व्यक्ति को सामने बुलाते थे, स्टेज पर एक पॉइंट देते थे उन्होंने पढ़ाया हुआ, और स्टेज पर उसे पूरे डायग्राम के साथ ये वो करके पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलते थे। मतलब एक तरह का वहाँ पर हमारा एक प्रेजेंटेशन रहता था, सेमिनार होता था। और ऐसा करते करते उन्होंने हमें इकोनॉमिक्स को इतना पक्का कर दिया था कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। और वो सर थे मेरिट के, जिन्हें 6 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला था, और उनका एक ही जिद थी कि मेरे ट्यूशन के जितने भी बच्चे हैं वो मेरिट में ही आएंगे, और उसी तरह की वो स्टडी भी हम लोगों से लेते थे। स्टेज पर बार बार आना, अपना प्रेजेंटेशन देना, इससे 2 चीजें हुई, एक हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल फेवरेट बन गया। दूसरी बात हमारे दिमाग में चली कि फर्स्ट क्लास नहीं, 60% नहीं, 65 नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ मेरिट चाहिए, क्योंकि जब हम मेरिट में आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम बड़े लेक्चरर बन पाएंगे, जो कुछ गेन करना है तभी कर पाएंगे। और तीसरी इनडायरेक्टली जो बात बिल्ड हुई अंदर, वो शायद कहीं ना कहीं भगवान की दी हुई चीज, ये कड़ी जुड़ी रहती है एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं वो मुझे स्टेज के लिए भी रेडी कर रहे थे। ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग होगी खास। वहां तक आते आते एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था अंदर कि मुझमें इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ कि सर मुझे अगर 1000 लोगों के सामने भी खड़े कर दे तो भी मैं वहां पर अपना जो पॉइंट है, अपना जो विषय है उससे एक्सप्रेशन कर सकती। इतना कॉन्फिडेंस शादी हुई तो उस वक्त सोच थी, जब एमए कर रही थी उसी वक्त कांच लिया था कि क्या करना है। करना मुझे नेट से था, क्योंकि मुझसे सीनियर लेक्चरर हम लोग बनते हैं, और मंथ इनकम अगर कहे लेक्चरर की, सीनियर लेक्चरर की, तो वो उस वक्त 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। तो वो एक सपना था, लेकिन जैसे ही शादी हुई हम लोग बिल्कुल असलियत में आ जाते हैं, है ना। शादी हुई, घर में आए, कहीं ना कहीं वो सपना मन का मन में ही रहा। पढ़ाई का बहुत बार सोचा, लेकिन बच्ची छोटी थी, सास ससुर की ड्यूटी थी। मेरे ससुर जी रेलवे में थे, तो उनकी नागपुर में जॉब थी, सासू माँ को भी वहीं पर रहना पड़ता था। घर में कोई नहीं था, तो बच्ची को संभालने के लिए घर पर ही रहना पड़ता था। कहीं ना कहीं वो जो सपना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, किताबें धीरे धीरे भूल बैठने लगी और सपने सपनों की जगह पर रह गए। लेकिन हमेशा दिल में चलता था, मैं इसके लिए नहीं जन्मी हूँ ताकि मैं चूल्हा चौका करूँ, मैं बच्ची को संभालूं, मैं बर्तन मांजूं, मैं इसके लिए जन्मी नहीं हूँ। मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपना नाम बनाना है। क्योंकि एक चीज हमेशा मुझे खटकती थी मन में, और सभी महिलाओं को, सभी लेडीज को वो खटकनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब हम जन्म देते हैं, जब तक बड़े होते हैं, हमें हमारे नाम से कम इसकी बेटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है, इसे निगेटिव में कोई भी ना ले, लेकिन हमारी पहचान नहीं रहती। हम किसी की बेटी रहते हैं, उनके नाम से, पिता के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। शादी हो जाती है, हमारे नाम के सामने हमारे पति का नाम लगता है, फिर हम उनकी पत्नी कहलाते हैं। मेरे मिस्टर फुलझले सर प्राइवेट स्कूल में एचएम है, प्रिंसिपल है, और हमेशा मेरी जो पहचान थी फुलझले मैडम, फुलझले सर की मिसेज। और जब भी मुझे कहा जाता था, मिसेज तो मैं उनकी थी, ये रियलिटी है, मैं बहुत खुश हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा नाम कहीं नहीं था। मैं फुलझले सर के नाम से क्यों जानी जाऊँ? मुझे कोई अपर्णा फुलझले भी कहे या अपर्णा मैम कहे, अपर्णा दीदी कहे, ये मेरा एक सपना था। जब फुलझले सर की पत्नी कहा जाता था, तो वो मुझे बात खटकती थी। मैं फुलझले सर की पत्नी, हमेशा वो पहचान मुझे नहीं लगा रही थी, क्योंकि हमारा अस्तित्व सिर्फ उन 4 दीवारों के बीच में नहीं रहता। उसे फैलना चाहिए, हमें भी काबिलियत है, हमें भी शक्तियाँ हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक लेडीज अगर ठान ले, तो उसे अगर प्यार मिले तो वो 2 गुना 4 गुना करके उस प्यार को बांटती है एक महिला। उसे जब अपमान मिले, उस अपमान को भी वो 2 गुना करके बांटती है। परिवार पे कोई संकट आ जाए, उस संकट को अकेले झेलने की ताकत एक महिला में होती है। एक माँ रहती है, बच्चे को कुछ कम ज्यादा हो जाता है, घर में अगर पति नहीं रहे, तो इतनी हिम्मत उसमें आ जाती है, मर्द से भी ज्यादा बड़ा काम वो कर सकती है। इतनी शक्ति जो महिलाओं में लेकिन वो मजबूरी थी मेरी। घर में आया जाए कोई भी मेहमान, मुझसे यही बात कहते थे, अपर्णा तुम्हारा एजुकेशन तो शायद तुम एमए पढ़ी हो ना, तुम्हारा बीएड हुआ है ना? मैं कहती थी हाँ। तो फिर घर पे बैठ के क्या कर रही हो? तुम्हें तो जॉब करना चाहिए, घर में क्या कर रही हो? मैं सिर्फ हंस देती थी, सिर हिला के चुपचाप बैठ जाती थी। लेकिन दिन चलते रहे, सपने आंखों में भी रहे। और जब भी शाम के वक्त या जब हम फ्री रहते हैं, थोड़ा गैलरी में या दरवाजे के बाहर बैठते हैं, तो उस वक्त हमारे घर के सामने से कुछ लेडीज जाती थी, खेत में काम करने वाली थी, जो उस वक्त खेत में जाती थी सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक उनका समय रहता है। मैं गैलरी में अगर खड़ी रही तो उन्हें आता जाता हुआ देखती थी, और मुझे उसमें भी सुकून मिलता था। एक बात हमेशा लगती थी, मुझसे अच्छी और खुशनसीब तो ये है, पढ़ी लिखी नहीं है, खेत में जाती है, लेकिन इतनी इनमें कैपेसिटी है कि खुद का खर्चा ये खुद उठाती है। अगर परिवार में कोई दिक्कत आ जाए तो उसे झेलने के लिए, फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये महिला सशक्त है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अगर एमए बीएड हूँ, तो मेरे एजुकेशन का क्या मतलब है? अगर आपकी पढ़ाई लिखाई या आपका ज्ञान किसी काम में नहीं आ रहा है, वो एक बंद है,
कमरे में बंद है, आपके दिमाग में बंद है, आपके मन में बंद है, तो वो जीरो है, मुझे ऐसे लगता है। अगर उससे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, उससे कुछ आपको फाइनेंशियली भी कुछ इनकम आप कमा रहे हैं, तो ही उसका कुछ ना कुछ मतलब फायदा है। तो बहुत ज़्यादा मैं हर्ट होती थी, बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी। दिन चले गए, लेकिन थोड़ा हलचल करना शुरू था। फिर एक बार ऐसे ही बात हुई सर के साथ, फुलझले सर के साथ। मैंने कहा मुझे भी करना है, पढ़ना है, अभी पढ़ाई शुरू करनी है। जब पढ़ाई शुरू की तो मेरी बेटी आती थी, बुक बंद कर देती थी, मेरी गोद में बैठ जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी को मुझसे भी ज़्यादा और प्यारा कुछ होने लगा है। और बच्चों को ये बात बहुत ये होती है जब वो छोटे रहते हैं, तो नहीं कर पाई। 7 सालों तक मैं घर पर बैठी रही। चूल्हा चौका बर्तन किचन तो मुझसे छूटता ही नहीं था कभी, वही जिंदगी बनी रही थी। फिर एक दिन ऐसे डिसीजन किया, मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हुआ, वो लोग हिंगनघाट जैसे ही आए तो मैंने तुरंत डिसीजन दे दिया। और मेरी बेटी से भी बात की, वो तब 7 साल की थी। उसे कहा बेटा मुझे पढ़ाई करनी है तुम्हारे लिए, मैं अब तक घर पर थी, अब आई है, वो आई बोलती है आजी को, तो मुझे पढ़ने के लिए जाना है। उसने भी हाँ कह दिया, हाँ मम्मी जाओ करके। और मैंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और मैं सीधे यवतमाल गई थी उस वक्त, क्योंकि यवतमाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्री क्लासेस होते हैं। नेट सेट करने का मतलब कोई वैसे टीचर्स नहीं मिले जो इकोनॉमिक्स में नेट सेट कर सके। तो 1 महीने के लिए मैं यवतमाल रही थी अपनी छोटी सी बच्ची को घर पर छोड़ के। याद बहुत आती थी, घर भी बहुत याद आता था, उसे भी याद आती थी, लेकिन हम दोनों ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और मैं 1 महीने तक यवतमाल में रही, वहाँ पर पढ़ाई करने लगी। फिर ठान दिया कि जब तक कि अब मुझे नौकरी नहीं लगेगी, जब तक कि मैं 30-40 हज़ार रुपये का जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, तब तक मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन 1 महीने के बाद, एक महीने में 1 दिन के लिए जाना ये तय हुआ था। जैसे ही पहली बार घर पर गई तो मम्मी को देखकर मेरी बेटी ने बुखार निकाल दिया। उसे ये लगा कि अब मम्मी फिर से वापस जाएगी कल या परसों। उसे जो बुखार आया तो उसी वक्त, एक माँ है उसके आगे कुछ नहीं सोच सकती, तो पढ़ाई फिर से मेरी बंद हो गई। और फिर डिसीजन लिया कि नहीं, करना तो कुछ है, घर पर अभी बैठना नहीं है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी शुरू कर दी, क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी का जो एक दौर है, अगर आपके मन में जिद है, आपकी आंखों में सपने हैं, तो बिल्कुल आप कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा भी दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रास्ता मेरे सामने खुला, और उसके लिए सुबह 8 बजे मैं अपने पूरे काम कर लेती थी घर पे। उस वक्त मेरे यहाँ ना बर्तन वाली थी, ना मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन थी, कुछ भी नहीं था, सब काम मैं खुद करती थी। लेकिन सुबह 8 बजे तक पूरे अपने काम कर लेना, सुबह 4 बजे 3:30 बजे जब लगे तब उठना, अपने काम करना घर के। बिल्कुल 8:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में जानी ही जानी चाहिए, ये मेरा टारगेट रहता था। जब मैं रास्ते से चलती थी तो मेरे आगे जो व्यक्ति रहते थे उनसे कहीं ना कहीं मेरे ही मन में उनसे मैं ही शर्त लगाती थी, क्योंकि अपनी जो कंपटीशन है वो दूसरों के साथ में नहीं, खुद की कंपटीशन हमेशा खुद के साथ रहनी चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। उनके साथ वो व्यक्ति वहाँ पर है तो मुझे 2 मिनट में उनसे आगे निकलना है। मुझे 2 मिनट में ऐसे कम से कम 1.5 किलोमीटर तक का मेरा लाइब्रेरी का ये सफर था। बिल्कुल सुबह 8 बजे मैं निकल जाती थी, लाइब्रेरी में पढ़ाई की, 5-6 बजे तक पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई करने के बाद फिर 5:30 बजे वहाँ से निकलती थी, 5:30-6 बजे। जैसे ही घर में आए, पैर से चप्पल निकाली तो मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी घर पर। मेरी 20-25 बच्चों की बैच थी। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मेरे ट्यूशन क्लासेस चलते थे। और मेरा एक ट्यूशन का रूल रहता था कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा वो मेरे घर पे 10 बजे तक बैठा रहेगा पढ़ने के लिए। कुछ बच्चों को 8:30 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, और जो नहीं करे वो 9:30 बजे तक, 10 बजे तक बैठे रहते थे, और बाकी अगर कभी कुछ काम रह गए तो उसके बाद होते थे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी, मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे कुछ करना है। जब मेरे पति ने मुझसे कहा था, हस्बैंड ने कहा था, सर फुलझले सर ने कहा था कि तुम रोज लाइब्रेरी में जाती हो, मैं उनके गाड़ी पर कभी बैठकर नहीं गई। एक आध बार गई होंगी जब मुझे लेट हो जाता था, अदरवाइज मैं उनके गाड़ी पर बैठकर नहीं जाती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बोले मैं तुम्हें गाड़ी लेकर देती हूँ। उस वक्त मुझे जुपिटर बहुत पसंद आती थी, वो नई थी, तुमने लेकर देता हूँ ताकि तुम उससे आना जाना किया करो, तो तुम्हारा समय भी बचेगा, पैर भी नहीं दुखेंगे, घर पे भी काम रहते थे। तो मैंने एक ही बात कही थी उनसे, आप मुझे गाड़ी लेकर दे रहे हैं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए आपने दी हुई। जबकि गाड़ी 2 व्हीलर ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, लेकिन वो खुद के कमाई की 2 व्हीलर हो ये मेरा सपना था। उनसे एक बात, आप
भी पेट्रोल देंगे, आज आप खुशी खुशी से कह रहे हैं मैं तुम्हें गाड़ी लेकर देता हूँ, लेकर भी देंगे, पेट्रोल भी डालेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा मुझे आपके सामने ऐसा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना, भले ही वो मेरे पति क्यों ना, मैंने कभी अपने पापा के सामने भी ऐसा नहीं किया, वो मेरे पति ही क्यों ना हो, लेकिन ये सपने, ये आग जब तक हम अपने अंदर नहीं लगाते हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और फिर उन्होंने वो, मैंने कहा कभी तो आप कहेंगे, 2 दिन के पहले तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाया था, इतने जल्दी कैसे खत्म हुआ, कहाँ गई थी? और ये शब्द मुझे सुनने नहीं है, तो मैंने उनसे गाड़ी लेने से भी मना कर दिया था। जब वो मुझे मोबाइल लेकर देने वाले थे, क्योंकि स्मार्टफोन अगर रहा तो उससे हम करंट अफेयर से ये है वो जानकारी मोबाइल से आसानी से ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्मार्टफोन दिलाने की भी बात की थी, लेकिन मैंने कहा था मुझे नहीं लेना है। जब मैंने ट्यूशन क्लासेस शुरू किए तो मेरे ट्यूशन में से मुझे जो महीने के 4-5 हज़ार रुपये मिलते थे, उसमें से मैंने एक छोटा सा अपना सादा कीपैड वाला फ़ोन लिया था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो जुनून था, मेरे अंदर वो आग थी कि मुझे जो करना है मेरी कमाई से करना है। क्योंकि आपके हस्बैंड चाहे किसी मिल में हो मजदूर, किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में जॉब पर हो, 5-10 हज़ार से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कितने भी आपके हस्बैंड की कमाई हो, सब महिलाएं इतराती हैं अपने हस्बैंड की नौकरी पर, उनके जॉब पर, उनके कमाई पर। क्या हक है हमें उनकी कमाई पर इतराने का? मुझे ये लगता है अगर उन्हें कुछ कम ज़्यादा कभी हो जाता है तो उनके जाने के बाद आपका वजूद